हेलो एवरीवन। ये जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं इस पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक है। मैं वॉल्यूम 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम 2 जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन दी हुई है। वॉल्यूम 1 हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले वॉल्यूम 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम 2 में पहला चैप्टर जो है डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन में, जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसे रिड्यूस होगा। अगर हम आर्मेचर जो एम्पियर टर्न्स हैं उनके कंपैरिजन में फील्ड एम्पियर टर्न्स को लार्ज कर देंगे तो हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो कैसे रिड्यूस होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट? हमारा ऑप्शन क्या होगा फिर इसमें? बी, कि हम एम्पियर टर्न्स को क्या कर दें, आर्मेचर के एम्पियर टर्न्स को क्षेत्र एम्पियर टर्न से लार्ज बना दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि अ 500 किलोवाट 500 वोल्ट 10 पोल डीसी जनरेटर हैज़ अ लैप वाउंड आर्मेचर with 800 conductors. If the pole face covers 75% of pole pitch, the number of pole face conductors in each pole of a compensating winding will be. ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि द नंबर ऑफ पोल फेस कंडक्टर्स पूछे हैं कि पोल फेस कंडक्टर्स कितने होंगे इन ईच पोल ऑफ अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ऑप्शंस आर देयर 12, 10, 8 और 6। ओके, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कैसे होता है। देखिए इसका फार्मूला होता है कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि जो आपका नंबर ऑफ कंपनसेटेड वाइंडिंग कंडक्टर, नंबर ऑफ कंपनसेटेड कंडक्टर पर पोल किसके बराबर होता है? जेड होता है, यानी कि कंडक्टर्स जो भी हैं आपके, उसमें फार्मूला बनेगा जेड अपॉन ए इंटू पी। ओके, पोल आर्क क्या होता है? पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ये फार्मूला होता है पोल आर्क अपॉन पोल पिच। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कंडक्टर्स दिया हुआ है, कितना दिया है कंडक्टर्स? 800 और ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी? लैप बाउंड है, तो कितना लैप बाउंड दिया है? 10 दिया है, तो 10 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू नेक्स्ट पोल आर्क अपॉन पोल पिच कितना दिया है? 75%। 75% यानी कि 0.75। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द जेड सी। द जेड सी की वैल्यू कितनी आएगी? यू विल गेट द आंसर जेड सी इज इक्वल्स टू 6। एनी ऑप्शन इज देयर? यस, 6 इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, what is the condition of retrogressive winding in DC machine? retrogressive winding मतलब प्रतिगामी। okay, so what is the condition about that? So condition is that the option is showing here. ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपकी रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में जो है आपका जो फ्रंट पिच है, ठीक है, फ्रंट पिच क्या होगा? वो आपकी बैक पिच से लार्ज होगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट फ्रंट पिच इज ग्रेटर देन द बैक पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूमेरिकल इज देयर। इन न्यूमेरिकल्स मैं डायरेक्टली रीड पढ़ता हूँ कि एक 250 किलोवाट 300 वोल्ट 6 पोल का डीसी जनरेटर है जिसका 720 लैप बाउंड कंडक्टर्स दिए हैं। इट इज़ गिवन अ ब्रश लीड ऑफ 2.5 एंगुलर डिग्रीज मैकेनिकल्स दिए हैं फ्रॉम जमक GNA।
आपसे पूछा क्या गया है, आर्मेचर करंट की वैल्यू पूछी है और आपसे कंडक्टर करंट पूछा गया है। ठीक है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए पहले आर्मेचर करंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आप पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू बी इंटू आई ए, यही होता है। आपको वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है, 300 इंटू, और करंट की वैल्यू कितनी दी है आपको, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करना है और पावर की वैल्यू दी हुई है। पावर की वैल्यू कितनी दी है आपको, इट्स 250 किलोवाट। तो 250 इंटू 10⁻³ इधर दिया हुआ है। तो इधर से आप आर्मेचर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। आर्मेचर करंट की वैल्यू आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आर्मेचर करंट की वैल्यू आएगी 833। ठीक है, 833 के करीब आएगी। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो बी मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है। और देखते हैं आपको क्या फाइंड करना है। और इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट आर्मेचर करंट फाइंड कर लिया आपने। फिर कंडक्टर करंट पूछा गया। कंडक्टर करंट कैसे फाइंड करेंगे, कंडक्टर करंट क्या होता है आपका, पैरेलल पाथ अपॉन, ठीक है, पैरेलल पाथ में जो भी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो पैरेलल पाथ में देखिए करंट कैसे फ्लो होगी, आपके कितना दिया गया है, 6 पोल दिए गए हैं। तो 6 पोल दिए गए हैं तो सॉल्व कैसे होंगे कि आपकी जो करंट जो फाइंड होके आई है आपकी आर्मेचर करंट 833.3, ठीक है, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ रहेगा, चालक धारा की गणना हो रहा है ये। ठीक है, तो आंसर आपका निकल के आएगा 138.9। देखिए मैं आप इसी के ऊपर सॉल्व करता हूँ, आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन होता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन बिग न्यूमेरिकल इज देयर। सो व्हाट वी हैव टू डू, एक 220 वोल्ट का डीसी जनरेटर है जो कि 4 किलोवाट सप्लाई कर रहा है। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ओम। बोल रहा है कि अगर मशीन पहले मोटर की तरह ऑपरेट करे सेम टर्मिनल वोल्टेज पे, ठीक है, सेम आर्मेचर करंट पे, तो हमसे पूछा गया है कि डीसी जनरेटर मोटर की तरह वर्क कर रही थी। फिर हमसे पूछा गया है कि रेशियो बताइए जनरेटर स्पीड का मोटर स्पीड से, और क्या कैलकुलेट करना है, एज्यूम दैट द फ्लक्स पोल रेशियो इज मेड टू इंक्रीज बाई 15% एज द ऑपरेशन इज चेंज्ड ओवर फ्रॉम जनरेटर टू मोटर। क्वेश्चन आप हिंदी में देख लीजिए। आपसे पूछा क्या गया है कि रेशियो पूछा है जनरेटर की स्पीड और मोटर की स्पीड से, ठीक है, और फिर बोला गया है कि अगर हम फ्लक्स पोल रेशियो को बढ़ा दिया जाए 15% से, ठीक है, तो क्या कंडीशंस आपकी निकल के आएंगी, क्या आपका रेशियो निकल के आएगा, जो N1/N2 जो आप फाइंड करेंगे वो क्या सॉल्व होके आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। नाउ आप जानते हैं कि डीसी मोटर या मशीन जो होती है डीसी मशीन में, उसमें ई का फॉर्मूला क्या होता है, P/N/Z/60A, यही फार्मूला होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जनरेटर में E इक्वल टू B प्लस IA इंटू, ठीक है, IA इंटू RA होता है, यही होता है फार्मूला। तो कैसे आप करेंगे, इसमें देखिए PZ/, इसमें क्या दिया गया है, कंडीशन दी है कि PZ/60A। तो आप जानते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है तो आप जानते हैं PZ/60A हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना। तो आपकी क्या कंडीशन निकल के आएगी, जो क्या निकल के आएगा कि N1 की वैल्यू जो है, ठीक है, N1 की वैल्यू जो है, N1 इज इक्वल्स टू B प्लस IR अपॉन 5। ये पहली इक्वेशन आपकी फाइंड होके आएगी। ठीक है, अब आप जानते हैं मोटर में क्या होता है, EV इक्वल टू B माइनस IR होता है। ठीक है, तो उसमें भी N2 की वैल्यू निकल के आ रहेगी, N2 इक्वल टू B माइनस IR अपॉन 5। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दी है मोटर के लिए,
मोटर के लिए कंडीशन क्या दी है कि 15% वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लक्स और पोल का जो रेशियो है 15% क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इधर देखिए 15% बढ़ जाएगा, तो 15% मतलब 1.15 मोटर के केस में। तो ये क्या हो गई, तो आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। आप इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड होकर आ जाएगी N1/N2 की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी 1.229। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लेक्स लैब बाउंड जनरेटर ईएमएफ जनरेटेड पर पाथ इज गिवन बाई, ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं, E = P5NZ/60A। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। ओके, some problem is there. So the question is there, the DC machine in which series field and shunt field windings in the poles produce magnetic flux in the same direction so that the resultant air gap flux increases with increasing load। एक डीसी मशीन है जिसमें पोल्स में सीरीज फील्ड, ठीक है, और शंट फील्ड वाइंडिंग एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट एयर के फ्लक्स जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, किसके साथ, लोड के साथ। उसको क्या, उस मोटर को क्या बोलेंगे, कौन सी मशीन होती है उस, ठीक है, तो वो वाली मशीन कौन सी होती है आपकी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि पैरेलली क्या होते हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से एयर के फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप जानते हैं हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्टली कौन कन्वर्ट करता है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, इसको एनर्जी कन्वर्टर भी कहते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर्स को एनर्जी कन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है डायरेक्टली, कैसे, हीट से इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन यह है कि एक डीसी पावर ट्रांसमिशन में कौन सा डीसी जनरेटर है जो कि एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करता है सप्लाई वोल्टेज को, जिससे कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में उसको कंपनसेट कर सके। तो ऐसा कौन सा जनरेटर होता है, यस, बूस्टर इज द राइट आंसर, बूस्टर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, बूस्टर का काम क्या होता है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होते हैं, यानी कि लॉसेस मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा तो लॉसेस हो रहे हैं, तो उस लॉसेस को कम करने के लिए, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे बूस्टर क्या काम करता है, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड करता है, जिससे आपका कंपनसेट हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीसी शंट वाउंड जनरेटर है एक, ठीक है, और वो किस पे रन कर रहा है, 800 आरपीएम पर रन कर रहा है, ईएमएफ की वैल्यू है 200 वोल्ट, फ्लक्स कांस्टेंट है पर पोल। अगर उसकी स्पीड 1500 आरपीएम बढ़ा दी जाए तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, आप जानते हैं कि ईएमएफ डीसी में स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E = P5NZ/60A, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि E1/E2 = N1/N2, है ना। E1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको फाइंड किसकी करनी है, E2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू गिवन है, N2 की वैल्यू गिवन है, तो आपको केवल क्या फाइंड करना है, E2। तो आप फाइंड कर लेंगे आसानी से, आपका वैल्यू आंसर निकल के आएगा सर, डी ऑप्शन, ठीक है। डीसी जनरेटर्स यूज फॉर वोल्टेज ड्रॉप कंपनसेशन इज नोन एज,
अभी बताया था बूस्टर होता है, लेकिन वो है क्या एक्चुअली, सीरीज। ठीक है, कौन सा जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है वो। ठीक है, लैप बाइंडिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर, तो लैप बाइंडिंग किसके लिए सूटेबल होती है, दो बाइंडिंग होती है, लैप है वैप। ठीक है, तो लैप बाइंडिंग किसके लिए सूटेबल होती है, लो वोल्टेज और हाई करंट। इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरीज, शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग क्या कैरी करता है, ऑफ कोर्स आर्मेचर करंट कैरी करेगा। ठीक है, क्योंकि शंट जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है ना, जिसके कारण क्या होता है कि आर्मेचर करंट फ्लो होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि आर्मेचर जो ऑब्टेन कर रहा है फ्लक्स, उसको उत्पन्न करे। ठीक है, और उसे फिनिश भी करना होता है। तो इंटरपोल वाइंडिंग क्या कैरी कर रहा है, आर्मेचर करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, आयरन लॉस के बराबर। तो आयरन लॉस से इधर लिखा नहीं है, क्या लिखा है, कांस्टेंट लॉस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। क्वेश्चन इज दैट कि लार्ज डीसी मशीन का जो योग है वो किससे बना हुआ होता है। यस, कास्ट सिलिकॉन स्टील। आंसर इज कास्ट सिलिकॉन स्टील। कास्ट सिलिकॉन स्टील का लार्ज डीसी मशीन का योग बना हुआ होता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है डीसी जनरेटर में। यस, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने का। ठीक है, डीसी जनरेटर के केस में एसी टू डीसी, और डीसी मोटर के केस में डीसी टू एसी। ये मोटर का केस है और ये जनरेटर का केस है। इन केस ऑफ डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ लोड करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जब आप सॉल्व करेंगे कि आप जानते हैं पीसी क्या होता है, कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, पीसी क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई एल स्क्वायर आर। इधर से आप आई एल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट पी एल अपॉन आर। ठीक है, तो ऑप्शन ए कांस्टेंट लॉसेस अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन इज कि एक डीसी शंट जनरेटर है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है और 195 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है। आर्मेचर रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। आपसे पूछा है जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको केवल क्या लगाना है इसमें, ई जी इक्वल टू, ये जो ई जी है आपका, ई जी इक्वल टू बी प्लस आई आर ए लगाना है। ठीक है, लगा लेंगे बी प्लस आई आर ए। उसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें देखिए दो चीज़ दी हैं, आर्मेचर करंट किसके बराबर होगा, आर्मेचर करंट लोड करंट प्लस आई एस एच। ठीक है, शंट करंट। तो शंट करंट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5 एम्पियर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आप, शंट करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5 एम्पियर कैसे निकाली, ये जो बी है अपॉन 50। ठीक है, तो आई एस एच इक्वल टू 250 अपॉन 50, वैल्यू आएगी 5। तो आर्मेचर करंट कितना निकल के आएगा आपका, 200 एम्पियर, 200 एम्पियर। ओके, तो ईजी की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दो, आप ईजी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी।
लार्ज मशीन में फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स को क्या कहा जाता है? राइजर्स। बड़ी मशीनों में, लार्ज मशीन्स जो होती हैं उसमें तांबा जो यूज़ होता है इसको बोलते हैं चपटी। स्ट्रिप्स मतलब चपटी। सो कॉपर स्ट्रिप्स जो होती हैं वो लार्ज मशीन्स में उनको राइजर कहा जाता है। और ये जो राइजर्स हैं वो कम्यूटेटर्स पे लगे होते हैं। ठीक है, राइजर्स जो आपके कम्यूटेटर्स पे लगे हुए होते हैं। डीसी मशीन में आयरन लॉस किसके कारण होता है? हीटिंग इन कोर, लेस इन एफिशिएंसी, राइजिंग इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर। दे ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे, हमारा क्या होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में हमें कम रखना है तो क्या करना पड़ेगा? आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना पड़ेगा और शंट रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? फील्ड रेजिस्टेंस को मिनिमम रखना पड़ेगा। ठीक है। कंपनसेटेड वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द, कंपनसेटेड वाइंडिंग मुख्यतः कहाँ पे रखी हुई होती है, कहाँ पे प्लेस्ड होती है कंपनसेटेड वाइंडिंग? कंपनसेटेड वाइंडिंग आपकी कहाँ पे होती है? पोल शू। ठीक है, यानी कि ध्रुव। पोल मतलब पोल शू पे रखी हुई होती है। यह वाइंडिंग लार्ज डीसी मशीनों में लगाई जाती है। तो लार्ज डीसी मशीन्स होती हैं आपकी, उसमें कंपनसेटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं और वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे लोड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। ठीक है, या फिर क्विक रिवर्सल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वहीं पर हम कंपनसेटेड वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा? पोल शू। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का यूज़ क्या करते हैं? अभी हमने लैप वाइंडिंग देखा था। ठीक है, अब वेव वाइंडिंग कहाँ पे यूज़ होगी? उसका अपोजिट, हाई वोल्टेज और लो करंट। ये जानते हैं ना कि लैप बाइंडिंग है तो A = P होता है, वेव बाइंडिंग है तो A = 2 होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, E = P500/60A। इससे आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो इससे आप फाइंड कर लेंगे कि किस में वोल्टेज ज़्यादा है और किस में करंट। एक डीसी शंट जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होती है। ओके, एक डीसी सीरीज जनरेटर, द टर्मिनल वोल्टेज विल इंक्रीज एंड लोड विल। डीसी सीरीज जनरेटर में अगर लोड बढ़ा दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेटेड वोल्टेज क्या होगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा और फिर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज एक निर्धारित वोल्टेज पे बढ़ेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका रेगुलेशन क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, इसी कारण इसका रेगुलेशन क्या होता है? ख़राब माना जाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है कि सिंपल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ डीसी जनरेटर इज। सिंपल मेथड कौन सा है वोल्टेज बढ़ाने का डीसी जनरेटर में? अगर हम क्या करें, किसी भी रोटेशन को बढ़ा दें तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। कैसे? E = P500/60A। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो N बढ़ाएंगे तो हमारा E भी बढ़ जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सारे ऑप्शंस क्या होंगे? करेक्ट होंगे, क्योंकि जो भी मशीन है हमारी उसमें अगर कंसिडरेशन ऑफ पावर लॉसेस अगर हम ले लें मशीन में तो क्या क्या एसेंशियल है? उसका कॉस्ट में एसेंशियल है, टेम्परेचर राइज, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये सब हमें कंसिडर नहीं करना होता है एक्चुअली, लेकिन मशीन के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? जानते हैं आप?
टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए, फाई के भी प्रोपोर्शनल है और आई ए के भी प्रोपोर्शनल है, तो आंसर बी। इंटरपोल्स का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इज नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, इंटरपोल को और क्या बोलते हैं? इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरपोल क्या करता है कि जो भी लॉसेस हैं, यानी कि रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई करना, मतलब लॉसेस को रिड्यूस कर देना, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देता है। Electromechanical voltage regulators generally finds applications in, the answer is generators. Electromechanical voltage regulators generally find application is in generators. Option A. How will you change the rotation of DC shunt motor? एक DC shunt मोटर का रोटेशन आप कैसे चेंज कर पाएंगे? या तो उसके फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दिया जाए या फिर आर्मेचर टर्मिनल को। ओके, सप्लाई टर्मिनल को चेंज कर देंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। डीसी मशीन वाइंडिंग्स आर, डीसी मशीन की वाइंडिंग दोनों हो सकती हैं, फुल पिच भी हो सकती है और शॉर्ट पिच भी हो सकती है। ओके, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का काम ये होता है कि इससे आपकी जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है, स्पार्किंग वगैरह, वो रिड्यूस हो जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू अ कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम। जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग इज जो कनेक्टेड है एक्सटर्नल पावर सोर्स से, कैसे कनेक्टेड है? इस थ्रू कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम, है ना। कम्यूटेटर AC टू DC कन्वर्ट करेगा, ब्रश क्या करेगा? करंट को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब इन चीज़ों के काम है जो कि आपके आर्मेचर वाइंडिंग एक्सटर्नल पावर से जो कनेक्टेड है, उसका काम क्यों कनेक्टेड है, किससे जुड़ी है? कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम से। नेक्स्ट, EMF इंड्यूस इन द DC जनरेटर्स आर्मेचर वाइंडिंग इज, DC जनरेटर में EMF कौन सा इंड्यूस होगा? कोर्स AC। फॉर अ DC मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यूज आर, DC मशीन के लिए जो शंट रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई एंड लो। अब देखिए कि DC जनरेटर में शंट फील्ड जो होती है, उसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से कम होती है, ठीक है। नहीं तो DC जनरेटर क्या होगा? आपका वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं करेगा, ठीक है। और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग 100 ओम होता है। शंट फील्ड का जो होता है वो 100 ओम के बराबर होता है। और आर्मेचर का कितना होता है? 0.5 to 1 ओम। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरपोल्स जो हैं DC मशीन में, उनका जो शेप होता है वो टैपरिंग शेप क्यों होता है, ठीक है। जो शेप है वो टैपरिंग शेप क्यों है? तो आंसर इसका एक्चुअली होगा कि रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल। अब इंटरपोल वाइंडिंग्स लगी हैं तो उनमें सैचुरेशन की कंडीशन अकर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका शेप बनाया जाता है वो आपका टैपरिंग शेप में होता है। और जो इंटरपोल्स के वायर होते हैं वो थिक साइड में बने हुए होते हैं और आर्मेचर की सीरीज़ में लगाए होते हैं। इंटरपोल का वर्क क्या होता है? कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना और रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करना। तो इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल।
maximum efficiency will occur and copper loss and iron losses should be equal. Stability of a system is not affected by, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम किससे इफेक्ट नहीं होती? लॉसेस से। रिएक्टेंस से? यस। रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर से? यस। आउटपुट टॉर्क से? यस। लेकिन लॉसेस से इफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। वेवफॉर्म ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन। आर्मेचर एमएमएफ का जो वेवफॉर्म है डीसी मशीन में कैसा बनता है? हमने बुकों में देखा होगा कैसा बनता है, ट्रायंगुलर शेप। आंसर इज ट्रायंगुलर। आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर जो रिएक्शंस है वो इफेक्ट इज मोर इन, द आंसर इज फील्ड बीकनिंग मेथड। फील्ड बीकनिंग मेथड में ज़्यादा इफेक्ट करता है आर्मेचर रिएक्शन, बिकॉज डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है इस मेथड में, फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। अगर वो हाई स्पीड पे चलेगी, ठीक है, और कुछ इफेक्ट हुआ तो इसीलिए फील्ड वीकनिंग मेथड में आर्मेचर रिएक्शन मोस्ट इफेक्ट करेगी। तो वी हैव टू कंट्रोल दैट विद द फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ओके, द ऑप्शन ए इज राइट। The aiding ampere turns of the series field automatically. Answer is increases with load. तो हिंदी में जैसे कि लोकल निजी क्षेत्र के सहायक एम्पियर जो है, हेल्पफुल जो करंट है उसका, ठीक है, वो क्या करेगा कि जो लोड के साथ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोड करंट जो है वो सीरीज फील्ड से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंक्रीजेस विथ लोड। आर्मेचर रिएक्शंस अफेक्ट कॉजेस फ्लक्स टू रिड्यूस विथ। आर्मेचर रिएक्शंस क्या करती है? फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके इफेक्ट को कैसे कम करेंगे? अगर हम टॉर्क को रिड्यूस कर दें, कैसे? अभी हमने पढ़ा था टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। फाई अगर रिड्यूस होगा तो टॉर्क भी रिड्यूस होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? डिक्रीजिंग टॉर्क। क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर्स आर डिजाइंड टू डेवलप आर्मेचर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ। क्या आंसर हो सकता है इसका? कि जो आर्मेचर डीसी जनरेटर्स जो हैं आपके, वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिससे कि आर्मेचर वोल्टेज डेवलप हो, लेकिन 650 वोल्ट से एक्सीड ना किया जाए, ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं। किस कारण, क्यों ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं? कम्यूटेटर की वजह से, ठीक है, कम्यूटेटर की वजह से ऐसा हो रहा है जिससे कि वो 650 वोल्ट से अधिक के आर्मेचर वोल्टेज को प्रोड्यूस ना कर सकें। एक्चुअली होता क्या है कि हाई वोल्टेज होने पे कम्यूटेशन आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सो द ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेस इन अ डीसी मशीन। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आंसर क्या होगा इसका? बी, डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो डीसी मशीन में जो ब्रश लॉसेस जो होते हैं वो करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। डीसी मशीन में हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं,
कार्बन ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप लगभग 2 से 5 वोल्ट होता है, इसीलिए हम इसे स्मॉल मशीन्स में यूज़ नहीं करते जहाँ पे वोल्टेज रेटिंग कम हो। तो स्मॉल मशीन्स में हम कार्बन ब्रश की जगह कॉपर ब्रशेस को यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, P = EV/IA। सो थैंक यू।